चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो ही गया आपका। सबसे पहले तो कंट्री एक बार फटाफट देखिए। वेनेजुएला हो गया आपका, ये गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, ठीक है। और आपके द्वीप देख लो, ये गालापागोस द्वीप है, ये इक्वाडोर का अधीन है, ये ईस्टर द्वीप है, चिली के अधीन है, ये फाकलैंड द्वीप है। फाकलैंड द्वीप और ये साउथ जॉर्जिया द्वीप कौन से महासागर में है? यस करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको ये दक्षिणी अमेरिका का आपको ये दिख रहा है ना, मैप दिख रहा है पूरा। इसमें देखो, इसको भौतिक फिजिकल रूप से कितने भागों में बांटा गया बताइए। मतलब इसमें क्या क्या, एक तो आपको हो गया ये पश्चिमी वेस्टर्न तट है ना, ये पैसिफिक ओशियन और इंडिक पर्वतमाला इसके बीच का पार्ट, ये तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये तटीय क्षेत्र है पूरा। दूसरा हो गया आपका ये पर्वत, इंडिक पर्वत। तीसरा हो गया जो ये मतलब प्लेट पठार। एक तो गुयाना आइलैंड, आइलैंड का मतलब ऊंची भूमि है, ऊंची भूमि मतलब पठार, प्लेट। तो गुयाना आइलैंड्स, ये पूरा ये ब्राजीलियन आइलैंड, और ये पेटागोनिया का पठार, ये मरुस्थल भी पठार भी कहते हैं इसको, क्लियर। और ये मध्यवर्ती निम्न भूमि, इसमें ये सेलवास बेसिन है, पंपास है, ग्रान चाको, ये आते हैं सब इसमें। ये प्लेटू यहाँ भी है, बोलिविया का पठार ये। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों के? तो बताइए। तो एक तो हो गया आपका ये गुयाना आइलैंड, गुयाना उच्च भूमि, ये ब्राजील का पठार, ये ठीक, ये तो हो गया। पंपास घास भूमि, ये पंपास है ना, ये अर्जेंटीना में। ये ग्रान चाको भी क्या घास भूमि है, ये क्या है, द ग्रान चाको इज एन एरिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ लो फॉरेस्ट एंड सवाना ट्रांसफर बाई ओनली टू परमानेंट। ये तो इसमें देखो, ग्रान चाको में क्या है, उप उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। मतलब जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, जैसे अमेजन बेसिन, उनकी तुलना में कम वनस्पति है। बट इसमें घास और ये वनस्पति दोनों पाई जाती है। मतलब ये वनों से भरा हुआ, वन प्लस घास से मिश्रित क्षेत्र है। पंपास तो टोटल क्या घास भूमि है, पर ग्रान चाको में क्या घास भी है और वन भी है। मतलब जो रेन फॉरेस्ट है वैसे वन नहीं है, पर थोड़े कम, उनकी तुलना में कम पेड़ पौधे हैं, और वन और घास दोनों का मिश्रण है। ये माटो ग्रास हो गए, प्लेट है, ये भी पठार है। ये कैंपोस कौन सी घास भूमि, कैंपोस की कटिंग, ये कैंपोस इधर है, ये बताइए। हाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, कैंपोस ये है, जो ब्राज़ील में है ये इधर आप। और ये लानोस, ये लानोस इधर कौन से देश में लानोस घास भूमि, लानोस ग्रासलैंड कौन से कंट्री में है? हाँ, वेनेजुएला में ही फैली हुई है मेनली लानोस, थोड़ा बहुत पार्ट कोलंबिया में भी है। समझ आया? आगे बढ़े। थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है दक्षिण अमेरिका का क्या क्या है। ये देखो, आपकी अमेजन नदी तो आगे पढ़ेंगे, पर एक बार यहाँ भी बता देते हैं आपको। देखो, मेनली 4 नदी है अमेरिका। एक तो ये अमेजन नदी हो गई, ये पूरी, ठीक है। ये इतनी सारी नदियाँ क्यों है, कारण इसका यहाँ, क्योंकि बारिश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इतनी नदियाँ हैं यहाँ, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये वाली, ओरोनिको, ठीक है। और ये कौन सी नदी है ब्राज़ील में, ये साओ फ्रांसिस्को। और ये कौन सी नदी है, ये हाँ पराग्वे, हाँ पराग्वे। और ये कौन सी नदी है, ये इसमें आके मिलती है,
यस, पराना। और ये कौन सी नदी है जो ये उर्गवे? हेलो, हाँ उरुग्वे नदी है। तो समझ आया ना नदी कौन कौन सी है? ये 4 नदी में है, एक छोटी नदी, एक निग्रो है इधर, ये कोलोराडो नदी है। वो एक कोलोराडो नदी साउथ उत्तरी अमेरिका में लगे, ये अलग है। और एक निग्रो, छोटी छोटी नदियाँ, तो मेनली 4 नदियाँ ही हैं। ये आपका ये एंकागुआ चोटी देखो, चिली और अर्जेंटीना के बीच है एक ये कोटापेक्सी। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी कौन से देश में? इक्वाडोर में ना, कोटापेक्सी। और ये चिम्बोर जो, ये कौन सी जगह है, ये कौन से देश में है? इक्वाडोर में ही है, ठीक है। ये सब, ये टिटिका का लेक कौन सी जगह है? ये बोलिविया में सबसे ऊंचाई पे, हाईएस्ट मतलब हाइट पे स्थित झील है ये टिटिका का। बताइए, बोलिए बोलिए। टिटिका का लेक इधर है ना, ये बोलिविया प्लस इसकी बाउंड्री पे है, पेरू की बाउंड्री पे, दोनों देशों की बाउंड्री पे। हाँ, बोलिविया और पेरू की बाउंड्री पे। आगे बढ़े। The equator pass through the northern part of the continent and the Tropic of Capricorn run through the middle। तो इसका उत्तरी भाग है अमेजन बेसिन से होते हुए तो कौन सी रेखा गुजरती है? इक्वेटर गुजरती है। और साउथ में इसके मिडिल से कौन सी रेखा गुजरती है? कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज स्मूथ विथ वेरी फ्यू इनलेट। इनलेट्स का मतलब देखो ये होता है ना, यहाँ क्या है, जैसे ये पार्ट है, ये इनलेट, जैसे समुद्र का जल काफ़ी अंदर तक आया हुआ है, ये इनलेट है। मतलब ये इस टाइप की आकृति बनी हुई है ना, ये इस टाइप, ये इनलेट है मतलब, ठीक है, वो इनलेट कहा जाता है। कोस्ट लाइन वेरी स्मूथ, मतलब कुछ जगह कटी फटी है, और जगह मतलब इसके जो आकार है स्मूथ है, मतलब ज़्यादा कटी फटी ठीक ठीक है। मतलब एक तो होता ही ना कि कई जगह ज़्यादा कटी फटी, मतलब पर ज़्यादा स्मूथ है, मतलब ज़्यादा कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो साउथ में दक्षिणी पश्चिम में ही है इसकी, देखो ये दक्षिण पश्चिम में कितनी कटी फटी है, देखो ये दिख रही है ना, ये दक्षिणी पश्चिम में। नहीं तो ज़्यादातर जगह देखो ठीक ठीक, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मतलब इतना यहीं है। इस देखो ये कैसी है, देखो छोटे छोटे द्वीप इस टाइप की आकृति बनी हुई है ना। फ्योर्ड्स आर द डीप इनलेट ऑफ द सी इनटू माउंटेन लैंड। फ्योर्ड्स के ये जो ये सब ये फ्योर्ड टाइप की स्थलाकृति बनी हुई है ना, फ्योर्ड से बनती है ना, जो समुद्रों को क्या नाम, फ्योर्ड्स कहाँ बनते हैं बताइए? फ्योर्ड्स क्या बताइए, बोलो। यस यस, फ्योर्ड लैंड्स, देखो ऐसे फ्योर्ड। यस बताइए। या यस, देखो ये फ्योर्ड। 1 मिनट रुकिए। ये जो इस टाइप की स्थलाकृति बनती है ना ग्लेशियर से, इस टाइप की, ये फ्योर्ड ही है, ये वाली ये ग्लेशियर के पिघलने से, जो ग्लेशियर खिसकता है उसकी वजह से बनती है नहीं स्थलाकृति। तो
इसलिए ये जैसे ये आकृति बनी हुई है तो फ्योर्ड टाइप की आकृति है ना, से अंदर तक मान लो ये समुद्र के अंदर तक, वो स्थल के अंदर तक समुद्री भाग अंदर की तरफ जा रहा था, तो फ्योर्ड टाइप की आकृति बनेगी ना उससे। जैसे मान लो ये एक 1 मिनट, ये समुद्र है, क्या हो रहा है, ये समुद्र है मान लो ये, अब ये स्थल भाग है, ये समुद्र है, तो मान लो कोई स्थलाकृति इस टाइप के अंदर की तरफ बन रही है, ये फ्योर्ड टाइप की स्थलाकृति हो गई ना, इस टाइप की, तो घाटी टाइप की, ठीक है, इस टाइप से वो है ना। तो फ्योर्ड्स आर डीप इनलेट ऑफ द सी टू माउंटेन लैंड, जो पर्वतीय भूमि है, जो तटीय क्षेत्र में पर्वत है, और पर्वत है तो काफ़ी अंदर तक वो ले पानी अंदर तक है, तो वो एक घाटी टाइप की आकृति बन गई है ना, फ्योर्ड टाइप इस टाइप की। ये समुद्र है मान लो, ये यहाँ तक है, समझ आया। कई बड़े बड़े द्वीप हैं इसके तटीय क्षेत्र में, ये तो गलापागोस हो गया, गलापागोस, ठीक है, कौन से देश के अधीन है ये, इक्वेडर, ये है ना, ये ये देखो ये, ठीक है, और ये फर्नांडीज आइलैंड है, ये सेंट्रल चिली के मध्य चिली के आसपास, ये इधर ही है कहीं, मध्य चिली के आसपास, ठीक है। कौन कौन से स्थल रुद्र देश है दक्षिण अमेरिका में, बताइए। लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं बताइए। पराग्वे और बोलिविया, देखिए ये आपका ये हो गया, एक तो पराग्वे, ये बोलिविया हो गया, पराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। समझ आ गया, के लिए आगे बढ़े। इसके बाद है टिएरा डेल फ्यूगो, ये कहाँ है ये द्वीप बताओ, ये है ना ये वाला, ये है टिएरा डेल फ्यूगो, ये वाला द्वीप, ये है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है ये, ठीक है। एंड फाकलैंड आइलैंड कहाँ है, देखो ये फाकलैंड, ये वाला, ये है आपका ये देखो, तो कौन सा है फाकलैंड बताइए इसमें से, ये वाला है ना, यस। और ये बताइए ये टिएरा डेल फ्यूगो, ये उसके और दक्षिण अमेरिका की जो मेन लैंड है उसके बीच कौन सी जल संधि है, कौन सी स्ट्रेट है, या हाँ मैगेलन जल संधि, थैंक यू, गुड, एक्सीलेंट। ये त्रिनिदाद, ये आइलैंड, ये तो वेस्ट इंडीज के, इनको बाद में पढ़ेंगे, ये आइलैंड है, ये वेनेजुएला के पास में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। एंडस, विश्व की सबसे लंबी रेंज कौन सी, पर्वतमाला कौन सी बताइए। लंबी पर्वतमाला, लार्जेस्ट, वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये देखो कितने देशों में एक, ठीक है। और इसके अलावा देखो आप, ये जो आपका अर्जेंटीना, चिली है, उरुग्वे है, एक जो आइसक्रीम के कोन टाइप की आकृति बनाते हैं, देखो कोन लाइन, ये ठीक है, ऐसी बनाते हैं नहीं आकृति, देखिए आपका ये अर्जेंटीना और ये चिली और ये सब कोन टाइप की आकृति बनाते हैं ना, ये कोन टाइप की आकृति बन रही है ना इनसे, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे तीनों, ठीक है।
ये आपका मैप है, ये आप देख लीजिए। ये देखो ये ग्रीन ग्रीन पूरा अमेजन बेसिन है, ये पंपास घास भूमि है ग्रीन। देखो ये जो ये कलर के हिसाब से आप देखा करिए, ये देखा ना ऊंचाई कितनी कितनी ग्रीन है, तो ग्रीन बिल्कुल धरातल मैदानी क्षेत्र है। फिर ये देखो ये येलो है, ये पठारी क्षेत्र प्लेटू है। और ये ज़्यादा येलो टाइप का हो जाता है, थोड़ा डार्क येलो, तो ये पर्वत है। तो इनकी ऊंचाई 6 से 7 हज़ार मीटर है समुद्र तल से, सी लेवल से। आगे बढ़े। कंट्री देख लिया आप लोगों ने, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, ब्राज़ील है, चिली है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, फाकलैंड आइलैंड यूनाइटेड किंगडम के अधीन है, फ्रेंच गुयाना फ्रांस के, गुयाना, पराग्वे, पेरू, सूरिनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये तो? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। एक तो पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, जो प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है ये पूरा। ये दूसरा है माउंटेन रेंज, तो माउंटेन रेंज में एंडीज पर्वतमाला है ये। तीसरा है सेंट्रल लो लैंड, निम्न भूमि, जिसके समुद्र से ऊंचाई कम, ये पूरी इसमें ये आ जाएगा पूरा आपका। ये अमेजन बेसिन है, ग्रांड चाको है, पंपास, ये ठीक है। फोर्थ है ईस्टर्न आइलैंड। आइलैंड में देखो आपका ये रहेगा, ये तो गुयाना उच्च भूमि आ जाएगी, ब्राज़ील आइलैंड आ जाएगी, पेटागोनिया आ जाएगी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर समझ आ गया इसका। ये देखिए ये आपके द्वीप है, ये आप देख लिया आपने, गालापागोस हो गया। और ये देखो केप हॉर्न कहा जाता है, इसका जो अंतिम पॉइंट है ना इधर दक्षिण में, इसको कहा जाता है टिएरा डिल फ्यूगो द्वीप है, उसका अंतिम पॉइंट है केप हॉर्न। उसको फाकलैंड आइलैंड है यूके में, क्या एंडीज हो गए, पेटागोनिया मरुस्थल हो गए। ये पंपास घास भूमि कौन से देश में है? अर्जेंटीना में पंपास घास भूमि है, और ये टेम्परेट घास भूमि है। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है। ये पेंटानल क्या है? पेंटानल ये वहाँ की दलदली भूमि है, पेंटानल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बाद। ये अमेजन बेसिन हो गया आपका, गुयाना उच्च भूमि हो गए। ये लानोस, लानोस कौन सी ग्रासलैंड है? हाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये, वेनेजुएला और कोलंबिया है। तब बताइए कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो बताइए, पूछिए आप लोग। हाँ बताओ। आवाज़ नहीं आ रही किसने साहब, बताइए दोबारा बोलिए। हाँ बारी है, बारी है, बोलो। ये बिंदु है जिसे अपना इंदिरा पॉइंट है ना, वैसे ये पॉइंट है, इसको केप हॉर्न, इसका जो दक्षिण साउथ सिरा है ना, वो है, मतलब होता है वो, उसको केप हॉर्न कहा जाता है। जैसे केप कोमोरिन, वो इसको क्या कहा जाता है? केप कोमोरिन क्या, किसको कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का केप कोमोरिन का, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, साउथ अफ्रीका के जो सदर्न पॉइंट ऑफ, हाँ केप ऑफ गुड होप। ओके, तो केप ऑफ मतलब ये क्या है? नुकीला भाग होता है इस तल का, जो 3 और मतलब वो एक इस टाइप का, ये इस टाइप की आकृति बनी हुई होती है, मतलब नुकीली रही, इसको कहते हैं इस टाइप केप। ये बिंदु है ना, ये केप ये नाम है, मतलब उस जगह वो, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन तो शहर का नाम है। इंदिरा पॉइंट तो अंडमान निकोबार में ना। यस यस, वो पर वो उसमें बह गया ना वो। ये क्या है कि हॉर्न मतलब ये क्या बिंदु है हमारे, ये रॉकी हेडलैंड,
मतलब जो बिंदु होता है ना, दक्षिणतम बिंदु है केप हॉर्न वैसे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो आपका ये आया था, ये क्या नाम, सुनामी में बह गया था ना, इंदिरा पॉइंट। ये है बिल्कुल ग्रेट निकोबार में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे अधिक मतलब दक्षिण बिंदु है कैंपबेल की खाड़ी के पास। क्लियर? कोई डाउट और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? केप ये कोई डाउट बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़े, नहीं तो ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये आपका वेस्टर्न अल्पाइन सिस्टम पर्वतमाला हो गया, ठीक है। ये ठीक है, ये सेंट्रल लोलैंड हो गया, ये ग्रांड चाको और पंपास, और ईस्टर्न आइलैंड पेटागोनिया हो गया, ब्राजील आइलैंड हो गया ईस्टर्न। तो क्लियर? कोई डाउट किसी को किसी भी प्रकार का? आगे बढ़े। यस बोलिए। हाँ यस, आटाकामा पेरू और चिली के दोनों में ही है ये, थोड़ा थोड़ा उसको आगे पढ़ेंगे, डेजर्ट भी, ठीक है। अभी तो इतने मैं चाहता हूँ फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ना इनका, फिर आप ज्योग्राफी में जैसे डेजर्ट पढ़ रहे हैं, सभी डेजर्ट एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अभी तो अपना ये है कि महाद्वीपों की जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इनकी नदी क्या है, झील है, नदी है, पठार है, मैदान है, और उनके बारे में थोड़ी कंट्री के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, तो ये क्या है, जो ओशियन है, पैसिफिक महासागर और इंडस, उनके बीच का जो पार्ट है वो उसको कहा जाता है, ठीक है। ये कई जगह तो 80 किलोमीटर तक भी चौड़ी है, पर कई जगह ये 8 मीटर तक भी है, मतलब, ठीक है। तो कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज स्मूथ एंड रेगुलर, मतलब नियमित है। एंड रिवर माउथ देर इज इनलेट दैट है, ये रिवर माउथ के वहाँ इनलेट बने हुए ना इस टाइप के, जैसे रिवर है, ये तटीय क्षेत्र रिवर आ रही है, इधर से जाती है, तो ये इधर इनलेट टाइप होती है, ये पूरी ये इनलेट टाइप, इस टाइप की आकृति बनी हुई है, मतलब अंदर ये पानी, तो इसको कहा जाता है। ये तो बंदरगाह का काम करते हैं ये, ठीक है ना। ये इनलेट समझ में आ गया ना, क्या है इनलेट? नहीं आया मतलब, एक बार आपको समझाना पड़ेगा। यस, अब आ रही है, एक 1 मिनट। यस, वो एक ही टाइप का होता है। ये 1 मिनट रुकिए। ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है ना आप सबको? ये समुद्र है, समुद्र का जो जल अंदर तक आ रहा है ये इनलेट कहा जाता है। डाउट किसी को कोई? तो देखो, ये इनलेट इज ए लार्ज एनी लार्ज एरिया ऑफ वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द लैंड फ्रॉम लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। और जो लार्ज ये इनलेट का जो बड़ा पार्ट, अगर उसको लार्जेस्ट होता है उसको गल्फ कह देते हैं, ठीक है। वो गल्फ का पार्ट हो जाए, गल्फ खाड़ी बन जाती है एक तरह से वो, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें कई सारे जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, कॉन्टिनेंट फ्योर्ड डीप, देखो ये देखो, ये देखो, ये कई सारे इनलेट बने हुए हैं ना, ये देखिए आप, ये देखिए डायग्राम, ये देखिए, ये है ना, ये देखो, ये इधर की तरफ, ये देखिए,
अब आपका है ये कौन सी पर्वतमाला है ये वाली, ये एंडीज पर्वतमाला देखो, ये अंकागुआ इसकी चोटी है, ये माउंट अंकागुआ। तो देखो कौन कौन से देश में फैली हुई है, देखो ये वेनेजुएला में है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है और अर्जेंटीना में। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार पढ़ लो इसको, एक ओनली 1 मिनट। ठीक है, चलिए। तो एंडेस जो आपके एंडस पर्वतमाला स्ट्रेच थ्रू द एंटायर कॉन्टिनेंट रनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन फ्रॉम इस्तामुस और पनामा टू स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। मैगलेन जल संधि आपकी, ये जो पनामा इस्तामुस क्या होता है, स्थल संधि, जो दो स्थल भागों को मिलाती है ना, तो उसको कहते हैं इस्तामुस। ठीक है ना, जैसे स्ट्रेट वो तो होती है जल संधि, ये होती है स्थल संधि। जैसे आपके ये साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका है, वो सर साउथ उत्तरी अमेरिका साउथ को जैसे ये स्थल भाग मिला रहा है ना, तो ये जो पार्ट ये स्थल संधि कहलाएगी है, क्योंकि स्थल संधि है ना, उसको काट के तो पनामा नहर को बनाया गया, पर वो दो स्थल भागों को जोड़ते स्थल संधि। जैसे जल भाग को जोड़ कोई भी, जैसे कोई जल संधि दो जल भागों को जोड़ती है, ये जल भाग इधर, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेट जल संधि, और ये कहलाती है इस्तामुस स्थल संधि। ठीक है, नहीं आए समझ में। इस्तामुल जो स्थल भाग, जो लैंड जो एरिया उनको जो कनेक्ट करती, वो तो इस्तमुस, इस्तामस और इस्तमस, और वो क्या नाम है आपका, स्ट्रेट जल संधि जल भाग को मिलाती है। ठीक है, तो दे आर द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन है, ये नवीन मलिक पर्वत है जो। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है वर्ल्ड की। इसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, अंकांगुआ। तो ये कौन सा, अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे है, ये देखिए आप ये। ठीक है, ये क्या है, इंटरमाउंटेन प्लेट्स, इसमें जो बोलिविया का पठार है वो इंटरमाउंटेन ही पठार है ना, दो पर्वतों के बीच पाए जाने वाला पठार। ठीक है, तो ये इंटरमाउंटेन प्लेट भी बनाते इक्वेडोर और रेंज नोट घाट और श्रृंखला, कई सारी जो पर्वत है, जैसे इधर देखो ये फैली हुई है ना, इधर काफ़ी देखो, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है ना इधर। आगे बढ़े। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसका पार्ट है ना, ये भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र का पार्ट है ना, ये दो प्लेट मिल रही है ना इधर। देयर आर मेनी वोल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इन रीजन। माउंट कोटोपेक्सी और माउंट चिम्बेरोजियो कौन से एक्टिव वोल्केनिक पीक है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। मतलब ऊंचाई में तो वो है सबसे बड़े, पर ये भी ऊंचे पर्वत हैं। तो कोटोपेक्सी और माउंट चिम्बोराजो जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये ज्वालामुखी वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ प्रशांत महासागरीय ये प्लेट और वो है ना, ये उत्तरी में ये नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट ये आपस में टकरा रही है। ठीक है, बोले ये दोनों आपस में इनका रीजन पड़ता है ना, इस वजह से ये आपका ज्वालामुखी और
भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। चार जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का तटीय क्षेत्र है, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये पूरा आपका रिंग ऑफ विलय कहा जाता है ना, ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है ना ये। ठीक, देखो ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है, हिमालय के बाद सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और माउंट एंकागुआ भी, ये भी विलुप्त ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी पर्वत ही है, ज्वालामुखी से निर्मित है ये। और ये माउंट ओजास डेल सालाडो इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द, मतलब सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये अर्जेंटीना में ये पर्वत, ठीक है। एंडस माउंटेन देखो 7 कंट्रियों में फैला हुआ है आपका, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, बोलिविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना। देखिए देखिए देखो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ठीक है। समझ आ गया ना? आगे बढ़ते हैं, ये देख लिया था आपने, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो सेंट्रल लोलैंड्स, तो सेंट्रल लोलैंड में कौन कौन सा इलाका आता है आपका? ये नदियों वाला इलाका है ना तीनों, अमेजन, ओरोनिकन, पराना। लोलैंड का मतलब क्या समझते हो? मतलब मैदानी क्षेत्र जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है ना, हाइट वो कम है। पठार है, पठार को हाईलैंड क्यों कहा जाता है बताइए? यस, ऊंचा रहता है ना पठार, तो उसको हाईलैंड कहा जाता है। और ये क्या है, मैदानी है, समतल क्षेत्र रहता है, तो इसको क्या है, समुद्र से इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ये जो आपका ये सेंट्रल लोलैंड है, ये 3 नदियों से मिलके बना है। देखो एक तो आपका ये हो गया ओरोनिको नदी वेनेजुएला में है ये, एक आपके अमेजन नदी हो गई ये, और कौन सी नदी होगी? पराना पराग्वे नदी, ठीक है। तो द ओरोनिको बेसिन है डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इसका जो नदर्न पार्ट है इस प्लेन कवर्ड विद सवाना ग्रासलैंड, इसको क्या कहा जाता है? लानोस। जो इसका जो ब्राजील से टच करता हुआ पार्ट है वो तो है उसमें तो है ओरोनी, वो डेंस घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और इसका जो उत्तरी भाग है उसमें है सवाना ग्रासलैंड, जिसको लानोस कहा जाता है। और इसके बाद देखिए इक्वेटोरियल जंगल ऑफ अमेजन बेसिन काल, जो आपके भूमध्य रेखीय वन है अमेजन बेसिन को, उनको कहा जाता है सेल्वास। इसके अलावा जो आप सेल्वास, ये सेल्वास एरिया, ये सेल्वास, ये ब्राजील का अमेजन बेसिन है ना, ये सेल्वास है, समझ आया? ये लानोस है। और जो रिच टेम्परेट मतलब समृद्ध, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण घास भूमि है, जो पराना और पराग्वे के जो उसकी जो गिरती है समुद्र की तरफ, उनकी तरफ जो वो एक घास भूमि पाई जाती है इधर, ये देखो ये यहाँ, इसको कौन सी, ये कौन सी घास भूमि बताइए? टेम्परेट घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, इसका नाम है पंपास, अर्जेंटीना में। पंपास ग्रासलैंड है, ये नाम है पंपास। क्या नहीं, सेलवास तो जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना अमेजन बेसिन में, उनको कहा जाता है सेलवास। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपके अमेजन बेसिन में, उनको सेलवास बोला जाता है। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास भूमि है आपके अर्जेंटीना में, इनमें इसको कहा जाता है पंपास।
लानोस है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना घास भूमि है वेनेजुएला में। ग्रान चाको क्या है, जो झाड़ियों वाला रीजन है, इसमें मतलब थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और घास भी पाई जाती है। ग्रान चाको इलाका ये है, ग्रान चाको इलाका आपका, ये ऊपर वाला इलाका ना, ये वाला, ये ग्रान चाको वाला इलाका, ये पंपास हो गई, ये ग्रान चाको। समझ आ गया? ये तो आप ईस्टर्न हाईलैंड पढ़ते हैं, देखो ठीक है। ईस्टर्न आइलैंड के भी 3 पार्ट है, बताओ कौन कौन से पार्ट है इसके? जो पूर्वी उच्च भूमि है, पठारी क्षेत्र, कौन कौन से हैं 3 भाग, बताओ। डायग्राम में देख के बता दीजिए। क्या? पंपास कैंपास? हाँ, एक तो हो गया ब्राजील उच्च भूमि, ये एक हो गया ईस्टर्न, ये गुयेना उच्च भूमि, और एक पेटागोनिया हो गया, 3 भाग ये। ठीक है, आगे बढ़े। क्या? पेटागोनिया तो पठार है, मरुस्थल भी कहते हैं इसके, पठार है ये, पेटागोनिया का पठार है ना, ये मरुस्थल भी है पठार भी है, मतलब पठारी क्षेत्र है पर मरुस्थल है ये। पेटागोनिया ये ईस्टर्न है, पेटागोनिया जगह के उस इलाकों को कहते हैं। मरुस्थल है ना, पठारी क्षेत्र भी है, मरुस्थल भी है, ये पेटागोनिया का पठार और मरुस्थल नाम है। जैसे सारा मरुस्थल है, वैसे पेटागोनिया का पठार और मरुस्थल है। आगे समझ में? हाँ, डेजर्ट मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका जो पूर्वी उच्च भूमिया है, ये जो हार्ड ओल्ड रॉक से बनी हुई, जैसे अपने साउथ इंडिया का जो प्लेट है, ये भी तो कठोर चट्टानों से बना हुआ है ना। ये तो जो रिवर अमेजन सेपरेट देम इनटू द, ये गुयेना उच्च भूमि को और ब्राजील उच्च भूमि को कौन सी नदी अलग करती है? देखिए आप, ये अमेजन बेसिन अलग करती है ना इसको, ये इधर गुयेना उच्च भूमि है, इधर ब्राजील उच्च भूमि है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन बोर्न डाउन बाय विंड रेन, और मतलब इनको पवनों के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा उनको बोर्न डाउन मतलब उनको छोटा किया गया, मतलब उनको काट छाट गया की गई है। ठीक है, देखो ये क्या है, देव स्टीप क्लिप्स अलोंग जो इनका पूर्वी तट है, उस पर ये बिल्कुल खड़ी हुई वो बनाती है, मतलब ईस्ट क्लिप, मतलब क्लिप्स मतलब एक वो होती है ना, क्लिप मतलब चट्टान होती है बिल्कुल सीधी चट्टान, मतलब परपेंडिकुलर वो होती है कोई चट्टान धरातल से, वो होती है इनका जो बिल्कुल सीधी ढाल है तटीय क्षेत्र में। बट ये क्या है, इनका जो ढाल है इधर मैदानों की तरफ, देखो इधर तो तटीय क्षेत्र में तो क्या बिल्कुल ढाल, ये जैसे समुद्र थी इनकी, ये ऐसे है मतलब बिल्कुल खड़ी हुई सीधी। ठीक है, ऊपर ये मैदान क्षेत्र में थोड़ा इनकी ढाल कम होती जाती है, मतलब ठीक है, मैदान की तरफ इधर ये मैदानी क्षेत्र है ना, ये इधर ढाल कम है, इधर तो बिल्कुल खड़ी ढाल में है ये। तो सवाना ग्रास लैंड ऑफ ब्राजीलियन आइलैंड, उसको क्या कहा जाता है? कैंपोस, करेक्ट, थैंक यू, गुड। ये इधर ही है कैंपोस, इधर है ना। ठीक है, और ये देखो इसका नाम, ये ब्राजील उच्च भूमि है, इसको माटाग्रासो को पठार भी कहते हैं इधर, ये मैदानी क्षेत्र की तरफ ये।
ये देखो ये माटा ग्रोसो का पठार भी है ये, ठीक है। इसी का इधर मैदान की तरफ का पार्ट। आगे बढ़े तो ये जो ईस्टर्न आइलैंड है ये इग्निया आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान से बनी हुई। जैसे आपने साउथ इंडिया का पठार भी इस टाइप की चट्टानों से बना हुआ है ना। ये आपके खनिज वनिज सब दक्षिण भारत के पठार में तो पाए जाते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। ये गुएना उच्च भूमि देखो ये है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को ये। तो 1000 मील लंबाई में फैली हुई है ये, वेनेजुएला से लेके ब्राजील तक फैली हुई है। क्लियर। तो इसमें देखो डीप जॉर्ज है, वो जॉर्ज मतलब इस टाइप की जो घाटियों टाइप की आकृति ये बनती है ना नदियों। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और कई सारी नदी और वाटरफॉल इस क्षेत्र में है। तो जो वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ पाया जाता है, इधर ही पाया जाता है ना, ओरोनिको नदी पे। एंजल जलप्रपात वो इधर ही ओरोनिको नदी पे। और इधर इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट रोरेमा ना, रोरामा ऑन द बॉर्डर ब्राजील, गुएना और वेनेजुएला की सीमा पे है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका। समझ आया। ब्राजील उच्च भूमि पढ़ी लिया आप लोगों ने, 800 मील में फैली हुई है। ये ब्राजील के, ये ब्राजील देश की स्टेट है। ये मिनास जिराइस गोयास भाइया और साओ पोलो इनमें फैली हुई है, ये 4 राज्यों में। ये माउंटेन रेंज है, छोटे छोटे पर्वत है। ये ब्राजील वो क्या है, ब्राजील की जो लैंग्वेज उसमें है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज देख लीजिएगा, याद कर लेना, पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना तो कोई आ जाएगा आप कर सको। ठीक है, आगे बढ़े। पेटागोनिया का प्लेट ये आपके इंडस पर्वत और अटलांटिक उसके बीच स्थित है। ये नियोग्रो रिवर है, वहाँ से लेके टिएरा डेल फ्यूगो तक फैला हुआ है, स्टेट ऑफ मैगेलन तक। ये रग्ड मतलब बिल्कुल जो कटी फटी चट्टाने हैं, बंजर भूमि और फेम फॉर ब्यूटी और स्ट्राइकिंग सीनरी, मतलब दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है ये क्षेत्र। ये बताइए ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है या फिर टेम्परेट डेजर्ट है ये पेटागोनिया? हाँ यस, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है, टेम्परेट डेजर्ट है। वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ भी 2 प्रकार की होती है ना, वैसे ही ये भी डेजर्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। टेम्परेट डेजर्ट है, ठीक है। आगे बढ़िए, बताइए। हाँ बताओ, बोलिए। यस, ये तो वो ये क्या ना समुद्र से लगा हुआ, और ये पदस्थली वो जो पेड़ी वो मतलब ये इसके जो ये पर्वत से लगा हुआ है ना, ये तो ये पेडिमेंट प्लेट है, मतलब ये पदस्थली में, जो पर्वत की पदस्थली में स्थित है ना ये। हाँ इंडिजियस है। पेटागोनिया का है वो तो इंटर, ये 2 पर्वतों के बीच स्थित है, वो इंटर माउंटेन पठार है वो तो, ठीक है।
वैसे आप वो एक अलग वो इंटर दो पर्वतों के बीच उसका विभाजन कर सकते हो, इसका वो विभाजन ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो समुद्र और पर्वत के बीच स्थित है, इसमें क्या डिफाइन करोगे इसको? लार्जेस्ट डेजर्ट बाय एरिया लोकेटेड इन अर्जेंटीना और ला गुजिरा डेजर्ट है, ये कोलंबिया और नॉर्थ वेनेजुएला में स्थित है। अटाकामा है चिली, ड्राइस्ट पेलेस्टोन अर्थ अटाकामा डेजर्ट, ये चिली और पेरू में भी है, पेरू और चिली दोनों में फैला हुआ है ये अटाकामा, ठीक है। ये माउंटेन है एक, ये इधर है, ये अर्जेंटीना में है ये माउंटेन, माउंट अर्जेंटीना। पेटागोनिया के ऊपर का पार्ट है, एक छोटा सा डेजर्ट है, ठीक है। और सेकुरा डेजर्ट है, ये कहाँ है? ये इधर, ये कौन सा देश है बताइए? हाँ पेरू में है ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका, ये कौन सा बेसिन है? अमेजन बेसिन हो गया। ये एक नदी है जो अमेजन की सहायक नदी है, कौन सी नदी है ये दूसरे नंबर पे निग्रो रिवर बेसिन, हाँ ये। तीसरा ये कौन सा है? ओरोनिको। फोर्थ क्या है? एक नदी बहती है ये डेल्टा जतुजा, नहीं ये वाले फोर्थ, ये मडीरा थी, ये फोर्थ वाले टोकांडिन टोकनटिन्स है ये, ठीक है। ये है मडीरा शायद ये। और पांचवी कौन सी है? हाँ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और छठी कौन सी है? लाल प्लाटा रिवर बेसिन, ठीक है। ये है मेन रिवर बेसिन। तो समझ आया रिवर बेसिन कौन कौन सी नदियां हैं इसमें? आगे बढ़े, ये देखिए ये कौन कौन सी नदियां हैं बताइए। ये टोकाटिन्स ये हो गई, और आपकी अरागुइया, ये दो नदियां दी हो गई, अरागुइया, ठीक है। इधर अब देखिए, आप अमेजन नदी देखिए, ये देखिए मंडेरिया इधर है, ये कोमला बदे मंडेरिया रिवर ये है, ये नेग्रो है, और ये टोकांटिनस ये है, अरागुइना, दोनों नदियाँ ये डेल्टा पर, ये कुछ पार्ट इनका मिलता भी आपस में पानी भी जाता है, बट ये अलग ही है, ठीक है। ये नदियाँ हैं मेनली तो कितने। तो अमेजन बेसिन में कौन कौन से देश बताइए, कौन कौन से देश अमेजन बेसिन का पार्ट है? ब्राजील हो गया, बोलिविया हो गया, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और ये भी है ना वेनेजुएला भी कुछ पार्ट का है इसका ना। और बस यही है, ये गुयाना भी है, ये देखो ये थोड़ा और ये क्या, हाँ ये थोड़ा थोड़ा है इनका आता ही है, मतलब सबका ही है, सूरीनाम गुयाना और फ्रेंच गुयाना तीनों का ही, ठीक है। आगे बढ़े, रिवर, ठीक है। सेकंड है नील के पास दूसरी लंबी नदी, लेकिन भाव के हिसाब से देखो इट्स लेंथ इज द सेकंड दैट ऑफ द नील। नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लो, पर पानी के आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से इसमें सबसे अधिक पानी बहता है। तो साउथ अमेरिका 40% वाटर इसी से बहता है। द रिवर ड्रेन्स नियरली 40% ऑफ द एरिया ऑफ साउथ अमेरिका।
द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ क्वेकेटा, जुरावा, मंडेरिया, नेग्रो, ये सब इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये क्वेकेटा देखो, ये नदी है ये। इक्वेटोरियल समुद्री वर्षावन पाए जाते हैं ना इसमें, सॉरी समुद्र, वो क्या नाम है, समुद्री वर्षावन नहीं, ये वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेविगेबल टिल मानवस, मतलब यहाँ तक नेविगेबल, मतलब इधर से इधर तो क्या जबरदस्त वन है, तो यहाँ तक इसमें आप नाव नहीं चला सकते, बट इधर समुद्र की तरफ से यहाँ तक ये शहर है, ये मन यहाँ तक नेविगेबल है ये, मतलब ठीक है। पेट्रोलियम, इसके जो डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है इसके, ठीक है। नेचुरल रबर की खेती भी की जाती है ना उधर, प्राकृतिक रबर पाया जाता है ना। और ये पशुपालन, कैटल रेंचिंग और सोयाबीन के खेतों की वजह से अमेजन फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन में वनों को काटा गया। आगे बढ़े, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, डायग्राम दिख रहा है। तो देखो ये आपका पराना क्षेत्र है, जो सॉरी पराना नदी है, ये पराग्वे नदी है, ये दोनों आके मिलती है, फिर ये उर्ग्वे नदी आती है आपकी, ये नदी आती है। तो ये दोनों देखो, ये आके ये इधर से आ रही है, और ये दोनों नदियाँ मिलती है यहाँ के, ये इस टाइप का क्षेत्र बनता है। ये ज्वार नदमुख टाइप का क्षेत्र, ये मिट्टी जमा करती है, तो समुद्र के जो पार्ट, ये समुद्री पार्ट है स्थल में अंदर तक, ये क्या है, इसमें मिट्टी डेंट वो जमा करके इसको क्या है, इस टाइप के क्षेत्र का निर्माण करती है। इसको कहा जाता है रियो डी ला प्लाटा, इस क्षेत्र को, जहाँ देखो रियो डी ला प्लाटा क्या है, रियो डी ला प्लाटा दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे नदी और पराना नदी, देखो उरुग्वे नदी और पराना नदी, ये उरुग्वे नदी आ रही है ना ये, और पराना नदी आ रही है ये यहाँ, ये यहाँ आके मिलती दोनों, तो संगम से बनने वाली एक एंशुरी नदी है, मतलब ये देखो ये वाली जवाहर नदमुख वाला इलाका है ना ये कितना है इसको बताना, कितना बताइए, कौन बता सकता है इसको। या 290, तो 200 किलोमीटर लंबाई में है ये, ठीक है। अब देखो ये बड़ा, अब यहाँ 290 किलोमीटर लंबा एरिया है ये। अब इसके इधर तो, एक मिनट, तो ये इलाका नहीं, ये इलाका इधर तो मोंटेविडियो है और इधर ब्यूनस आयर्स है। एक अच्छा सा मैप ऐड करते हैं इसमें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो
देखो समझ आ रहा है, ये दिख गया मैप ये आगे रिवर उर्गवे नदी और ये पराना नदी यहाँ के मिलती है। इधर ये ब्यूनस आयर्स है और इधर ये मोंटेविडियो उर्गवे की राजधानी, और ये पूरा इलाका ये दोनों इस क्षेत्र में होकर बहती थी। इसको कहते हैं रियो डी ला प्लाटा। ये दोनों राजधानी इसके किनारे में बसी हुई है। देखो ये दोनों नदी इसके किनारे बसी हुई, ठीक है। रियो डी ला प्लाटा आल्सो कॉल्ड रिवर प्लेट और ला प्लाटा रिवर इन इंग्लिश इज द एस्चुरी फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ उर्गवे रिवर एंड पराना रिवर एट पुंटा गोल्डा इट एम्पटी इनटू अटलांटिक फनल। तो ठीक है, समझ आ गया ना ये क्या है रियो डी ला प्लाटा। हेलो, अब कोई डाउट नहीं रहेगा ना कभी भी इसमें। ये रियो डी ला प्लाटा वाटर शेड क्या है? वाटर शेड का मतलब इस क्षेत्र का जो जल है इसमें बहके ये रियो डी ला प्लाटा में जाता है। मतलब ये इलाका है इसको जगह, ठीक है। ये वाटर शेड मतलब इसका क्षेत्र है, बेसिन है मतलब रियो डी ला प्लाटा। आगे बढ़े, गुड। तो रियो डी ला प्लाटा बेसिन मतलब पूरी नदियों का जो ये सेकंड बेसिन है, क्योंकि पहला तो अमेजन बेसिन हो गया। तो ये पराग्वे नदी से और पराना नदी और उर्गवे नदी से मिलके बनता है पूरा बेसिन, ठीक है। तो आपकी पराना नदी कौन से देश से निकली? पराना नदी ब्राजील से बहती है ना। ब्राजील के बाद फिर कौन से देश में आती है? हाँ, पराग्वे में पराग्वे फिर अर्जेंटीना होती हुई इसमें मिल जाती है। 1 मिनट, बारिश आ गई। हाँ चलिए, पराना रिवर पराग, ठीक है। ये नेविगल ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इसके लिए, और ये पंपास रीजन से होते हुए बहती है ना उर्गवे नदी। ये पराना नदी में मिल जाती है। इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेविगेशन के लिए उपयोग नहीं किया। रेपिड का मतलब क्या होता है, जब नदी में थोड़ा क्या ऊपर नीचे होती है तो वो बहाव में उतार चढ़ाव होता है ना, तो उसको रेपिड्स कहते हैं। ये देखिए आप, ये कौन सी नदी है? ओरोनिको नदी है ना ये देखिए, ये ब्राजील में और इनमें बहती है ना, ब्राजील। और ये कौन सा कंट्री है? ये कौन सा कंट्री है बताओ? कोलंबिया। ये ठीक है, क्लियर। ये देखो इसका भाव क्षेत्र देखो, ये इधर इधर है, ये इधर से कोलंबिया में है। कोलंबिया में है इसका भाव क्षेत्र, ब्राजील में तो नहीं है, कोलंबिया में ही है। मैंने कोलंबिया और वेनेजुएला बस। ये 2740 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेविगेशन के लिए बहुत सी रीजन ऑफ रैपिड्स। जो रैपिड्स का मतलब ये होता है ना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव टाइप का, तो वो क्योंकि ये पहाड़ी है, उच्च भूमि है ना, तो वहाँ पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र में जैसे नर्मदा नदी है तो कैसे बहती है? मतलब एक तो आप गंगा नदी को देखो, गंगा नदी मैदान से बहते हुए बिल्कुल आराम से बहती है। और एक ये चंबल हुई, ये आपकी नर्मदा हुई, जो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर पठारी क्षेत्र, कितना मतलब ऐसा माने नहीं इनका तट कटा फटा, कहीं जगह पर्वत पहाड़, कोई जगह दोनों तटों के दोनों, कितना ऐसा मान है। यस। तो ये देखो विश्व का जो जलप्रपात या सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कौन सी नदी पे स्थित है बताइए? ओरोनिको पे है, पर ओरोनिको की सहायक नदी है एक। ऑन विच रिवर? देखो ये ओरोनिको की सहायक नदी है,
चूरन चुरुन नदी उस पे है ये, मतलब एक मिनट, द फादर चुर कार, एक मिनट रुकना। ये चूरन रिवर पे है ये, चूरन रिवर एक सही है उस पे है ये, इस पे नहीं है। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? है इसमें लिखा हुआ ना, ये देखो कारिनो इसके नदी है, उसकी सहायक नदी है ये चूरन, इसमें कारिनो नदी में मिलती है, फिर ये इसमें मिलती है, मतलब ओरनिकुम। चूरन नदी पे है ये जलप्रपात, ठीक है? अगर आप ये दोनों ही नदी ऑप्शन नहीं हो तो फिर ओरोनी को ही करोगे, बट उसकी सहायक नदी पे है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सवाना ग्रासलैंड है, लानोस इसी में नदी, ये इसी इलाके में स्थित है ये। आगे बढ़े। ये ये ब्राजील में बहती है, साओ फ्रांसिस्को नदी, ठीक है? फ्रांसिस्को नदी चौथी सबसे बड़ी नदी है ये, इतनी लंबाई है। और ये नॉर्थ ईस्ट में इधर से ओरिजिन होती है, ये सिटी है नॉर्थ बेलो ओरिजिन यहाँ से, और फिर ये इधर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। ये देखिए, तो नदी क्लियर हो गई ना आप लोगों को? ये दो नदी है, एक तो ये सालाडो नदी, ये सालाडो आ रही है ये, अरे कोलोराडो नदी ये, और निएग्रो ये नदी, ये निएग्रो इधर भी है और ये इधर भी है, ये दोनों, ठीक है? आगे बढ़े। एक कोलोराडो नदी इधर भी है, कोलोराडो इधर उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी है ये। लेक मारा केइबो, लेक मारा केइबो कौन सी नदी पे ये? बताओ ये कहाँ है लेक, बताओ ये। वेनेजुएला में है ये नदी, ये लेक, ये देखो ये है, ये देखो, ये दिख रहा नहीं मैप? साफ नहीं है, दूसरा मैप ऐड करते हैं, क्लियर नहीं है। 1 मिनट। ये दिख रहा है आप साहब? ये देखो, ये है ये हमारा, ये दिख रहा है ना ये? हमारा ठीक है? लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ऑयल प्रोड्यूसिंग, वेनेजुएला तेल के उत्पादन के लिए फेमस है ना? हाँ, वेनेजुएला ओपेक का वो है कि नहीं, एक सदस्य देश, बताइए। ओपेक 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 का मेंबर ऑफ ओपेक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तेल निर्यातक देशों का संगठन। ये दिख रहा है आपके? पीपीटी दिख रही है? पीपीटी क्या मैप दिख रहा नहीं है? ये लेक माँ का, ठीक है? वो बताइए कि ओपेक का करंट सदस्य मेंबर ऑफ ये है ना? यस, गुड, थैंक यू।
टिटिका का लेक कहाँ स्थित है? टिटिका का लेक बताइए। पेरू और बोलिविया की बाउंड्री पे स्थित है। देखो ये 1 मिनट। ये देखिए दिख रहा नहीं, पेरू और बोलिविया की सीमा पे दोनों पे स्थित टिटिका का लेक। बोलिविया तो सबसे मतलब ये सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक है ना ये, 12,500 फीट की ऊंचाई समुद्र तल से। ठीक है, और क्या विशेषताएं हैं इसकी? कोई एक्स्ट्रा को खास लेक टिटिका का? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित फ्रेश वाटर लेक है, सबसे ऊंचाई पे स्थित है ये। और ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेक पोपो कौन से देश में है? लेक पोपो, यस, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा यार, आप लोग पढ़ने लग। बोलिविया में। ये देखो ये टिटिका का हो गई, और ये है बोलिविया में, या बोलिविया में ही है ये देखो, चिली और इनके इधर। 1 मिनट। दिख रही है ना ये लेक पोपो? बोलिविया की बाउंड्री है, चिली है इधर, ये टिटिका का ऊपर है। समझ आ रहा है? ये देखो ये बोलिविया की सीमा और पेरू की सीमा पे लेक टिटिका का है ये लेक। आगे बढ़े। गालापागोस आइलैंड है ये, आपको पता है इक्वाडोर का दिन, इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स और फिशेज के लिए फेमस है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपकी ये पेंटानल क्या है बताइए? क्या? पेंटानल देखो जो विश्व की सबसे विशालकाय आर्द्र भूमि और दलदली भूमि और उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक क्षेत्र है। ये जो ब्राजील में माटो ग्रास और ये ब्राजील और बोलिविया की सीमा पे ये जो क्या है क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, मतलब वेटलैंड है ये, इसको पेंटानल कहा जाता है। मतलब तो ये क्या मुख्य ब्राजील की जो ये उरुग्वे से ये से सीमा लगती है ना, बोलिविया पराग्वे से ब्राजील की, इधर इस इलाके में है ये इस इलाके, ये वाला इलाका वेटलैंड टाइप का इलाका है ये, दलदली क्षेत्र। ठीक है, इसको पेंटानल कहा जाता है ये। ठीक है, पेंटा ट्रॉपिकल सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है ये। तो ये क्या है, बोलिविया, ब्राजील और पराग्वे तीनों में फैली हुई है। तो ये क्या है, जो रियो डाला प्लाटा बेसिन है उसमें कई लोगों को मतलब ये क्या, अगर आर्द्र भूमि तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना,
बताइए। ठीक है, तो पेंटानल ड्राइव नेम पुर्तगाली वर्ड है स्वाम, दलदल, उससे लिया गया है ये। ठीक है, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा मगरमच्छ भी इसी जगह पाए जाते हैं। जगुआर द लार्जेस्ट फेलाइन, ये जगुआर पक्षी होता है ना, जगुआर ये नहीं, जगुआर पक्षी नहीं, वो होता है ना ये, तो हाँ पेंथर टाइप का होता है ना ये। हाँ यस यस, ये फेलाइन मतलब फेलाइन मीनिंग बिल्ली के समान, ये बिल्ली प्रजाति का ही तो है ये। हाँ यस, एंड केमेन, केमेन पेंटल एंड काईमेन कोई जानवर है, इसको देखते हैं कि काईमेन, ये रेप्टाइल है ये काईमेन, रेप्टाइल्स इसका शिकार करते हैं ये मगरमच्छ टाइप का काईमन एक मगरमच्छ टाइप की प्रजाति है ये। ठीक है, बिगेस्ट पैरट और एंड हाइसिंथ मकाओ, मकाओ ये कोई जल प्रजाति है कोई, हाइसिंथ मकाओ, ये बर्ड है कोई, पक्षी की प्रजाति है ये। जलकुंभी जिसके कलर का एक तोता होता है ये। ठीक है, जलकुंभी के नीली टाइप के रंग होता है, उस टाइप के नीले कलर का एक तोता है ये। क्या ऐड करूँ क्या इसमें डायग्राम? ठीक है, आप करते हैं। यस, देखो ये हो गया आपका हाइसिंथ मक्का करके तोता है ये। ठीक है, दिख रहा है ना ये क्लियर? ये क्या है? जगुआर है ना ये? और एक कौन सा था इसमें? केमेन, केमन। ये देखिए, ये केमेन है, इसको जगुआरे खा रहा है, देखो दिख गया, केमेन ईटिंग जगुआर। तो क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? आगे बढ़े, ये पेंटानल भी समझ में आ गया, इसका भी डायग्राम, पेंटानल इन राज्य, पेंटानल इन साउथ अमेरिका। ये देखिए पेंटानल,
ये पेंटानल का इलाका है, ये पूरा दिख रहा है डायग्राम। ये इस टाइप की भूमि है, ये देखो ये दलदली क्षेत्र दिख रहा है ना आप लोगों को। ये पेंटानल। तो अब क्लियर हो गया, कोई डाउट अब? बिल्कुल कोई डाउट नहीं किसी प्रकार। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये पूरा पेंटानल है, बोलोविया पराग्वे ये लो, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो द एरिया दैट प्रोटेक्टेड इंक्लूड पार्ट अल्फा, रामसर सम्मेलन में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पेंटानल इज बाउंड बाय चिकुटाओ ड्राइव, चिकुटानो ड्राई फॉरेस्ट, ये जंगल है ये। चिकु चिकुटान, एक मिनट इसको भी कर ही ले। ये देखो चिकुटान ड्राई फॉरेस्ट वाला इलाका है, ये देखो। ये दिख रहा है ना, ये उसके आसपास, ठीक है, ये वाला इससे घिरा हुआ है ये, ठीक है। उस तो ये ठीक है, वेस्ट एंड एड चाको इन नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट में इससे घिरा हुआ है। और बाय एड चाको, एड चाको ग्रांड चाको जो वन है वो साउथ दक्षिण पश्चिम उससे घिरा हुआ है, और उमिड चाको इन साउथ, ठीक है। तो लेस देन 5% ऑफ पेंटानल इज प्रोटेक्टेड पार्ट्स ऑफ रामसर साइट, और ठीक है। दो इसमें 95% जो पेंटानल है वो प्राइवेट ओनरशिप है, उस पर मतलब प्राइवेट लोगों का अधिकार, निजी भूमि है, और उसमें ज़्यादातर कैटल ग्रेजिंग के मतलब पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता है उसका, ठीक है। आगे बढ़े। लैटिन अमेरिका किस किस देश को कहा जाता है बताइए। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? बताओ लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका, आप देख साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका। यस, इनमें जो देखो इसमें है मेक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। क्यों कहा जाता है इनको लैटिन अमेरिका? देखो इसमें क्या है, देखो इनको लैटिन इसलिए कहा जाता है सॉरी, तो इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली और स्पेनिश ज़्यादातर देशों में, ये पूरे इलाके में। ये समझ, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश सम्मिलित है? मेक्सिको, मध्य अमेरिका और ये वेस्ट इंडीज पूरे, और ये दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और आइलैंड ऑफ कैरेबियन, कैरेबियन द्वीप समूह। इनमें क्या है कि बोली जाती है वो स्पेनिश और पुर्तगाल लैंग्वेज, और इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है ये रोमांस लैंग्वेज में, इनको रोमन भाषा माना जाता है इनको दोनों, पुर्तगाल और स्पेनिश को। और इनकी उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन से, इसलिए इनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। समझ आया? देखो इन देशों में बोली जाती है स्पेन और पुर्तगाल, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो लोग आके बसे ना वो वहाँ से यूरोप से आके बसे हैं, और उनकी उत्पत्ति हुई है, रोमन भाषा है दोनों। रोमन की उत्पत्ति हुई है रोमन लैंग्वेज की लैटिन से, इसलिए इनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है इस इलाके को। समझ आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो बता दीजिए, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। क्यों कहा जाता है बताइए लैटिन अमेरिका, फटाफट बताओ।
क्या भाई, बोल। वापस से आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो, किसने बोलिए। हाँ तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इन देशों में? पुर्तगाली और नहीं नहीं नहीं, पुर्तगाली और वो स्पेनिश, ये रोमन भाषा मानी जाती है, ये दोनों ही। स्पेनिश और पुर्तगाली ये जो रोमन भाषा मानी जाती है। रोमन की उत्पत्ति कैसे, कहाँ से हुई? लैटिन भाषा से, लैटिन से। समझ आ गया ना? ठीक। ये जो लिथियम ट्राइंगल, ये इनमें क्या है, ये जो लिथियम, ये जैसा आपका ये बोलोविया है और ये कौन सा देश है, ये चिली है, इनमें लिथियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बोलोविया के नीचे कौन सा कंट्री है ये? यस, अर्जेंटीना। ये लिथियम ट्राइंगल है, मतलब चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, तीनों में। चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना नोन फॉर हाई क्वालिटी साल्ट फ्लेट, ठीक है। तो जो अर्जेंट, ये दुनिया का 45% लिथियम इधर ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लिथियम डिपॉजिट है यहाँ। ठीक है, तो कुछ नहीं है। ये लिथियम खनिज तो बाद में पढ़ लेंगे, कर अभी क्लियर। तो अब क्लियर हुआ, बताइए, पढ़ाई समझ आया नहीं आया, बताओ पहले तो। तो साउथ अमेरिका तुम्हारा जो फिजिकल है वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में खनिज वनिज इतना ही है साउथ अमेरिका। कुछ कोई छोटा मोटा रह जाएगा, अगर आप लोगों को याद आए तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो अपन देख लेंगे। पर आपकी मतलब 80-70%, 90% लगभग कवर हो गया मेरे हिसाब से। तो बताइए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो काफ़ी हद तक क्लियर है ना आप लोगों का? ठीक है। अब कल कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़े? यस, कल नॉर्थ अमेरिका करते हैं। फिर एक ये मैं चाहता हूँ कि सैटरडे संडे तक आपके पूरे महाद्वीप खत्म हो जाए, फिर कल नॉर्थ अमेरिका कर लेंगे। अगर थोड़ा टफ पड़ा तो 2 दिन में कर लेंगे। उसके बाद फिर एशिया पढ़ते हैं, फिर यूरोप पढ़ते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेंगे, तो आपके महाद्वीप खत्म हो जाएंगे लगभग लगभग। फिर वर्ल्ड का मैपिंग आप धीरे धीरे करते रहना। और कोई डाउट आएगा, कोई भी कन्फ्यूजन, मुझे बताते रहना। कोई लगेगा तो हम पीपीटी में ऐड कर लेंगे। फिर रविवार के दिन एक बार फिर पूरी आपकी जो पूरा पढ़ा है ना आप लोगों ने, उसको रिवाइज कर लेंगे मतलब। और कोई किसी का सुझाव हो, कोई बताइए। बोलिए। क्लियर हो गया ना, मतलब मैपिंग क्लियर हो रही है ना आप लोगों की? बताइए, कोई डाउट हो किसी को, कोई कुछ बोलना हो तो। ठीक है। और जिन्होंने जब अपना यूट्यूब चैनल, काफ़ी लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है इसका नंबर, तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसको देखना है बाद में देख लिया करो, वीडियो वीडियो पढ़ा करो यार, मेहनत किया करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो और कोई किसी को डाउट हो तो भाई मेरे लायक कोई हेल्प हो किसी भी प्रकार की तो वेलकम है, पर पढ़ाई वढ़ाई किया करो ना। और अब थोड़ा सा एक मैं सोच रहा हूँ टाइम मेरे पास चीज़ें कि सैटरडे संडे हो गया, करंट का भी एक साप्ताहिक 1-2 घंटे का मतलब डिस्कस कर लिया करेंगे, तो साप्ताहिक जो करंट की होगी तो वो भी डिस्कस हो जाया करेगी मतलब आप लोगों के बीच। और ऑप्शनल पढ़ते रहना। और अब क्वेश्चन क्वेश्चन भी स्टार्ट करूँगा मैं। और लोकेश भी शायद बोला है, अगर उसको टाइम आए तो वो भी स्टार्ट करेगा। तो फिर अपना वो कुछ सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा, कुछ मैं करूँगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा वो हो जाएगा मतलब, ठीक है। एक वो कोशिश करेगा जैसा भी होगा, मैं तो हुई खैर। ठीक है ना। और वो आंसर की डाल दी कल यूपीएससी ने, वो 2022 की मैंने शेयर कर दी, देख लीजिएगा।
यूपीएससी और ये कोचिंग संस्थानों की आंसर की में है डिफरेंस 10-10 से 14-14 नंबर का। तो आप सीसेट के पेपर की जरूर देखिए कैसे पैराग्राफ के आंसर कैसे यूपीएससी मानती है, तो उसको और अपन डिस्कस भी कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा, जब नो इश्यू। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्य मतलब से सुनने के लिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।